हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड डायनामिक्स, जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम डायनामिक्स का मतलब होता है जो फोर्सेस की स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो इस चैप्टर में हम आयलर्स इक्वेशन का डेरिवेशन देखने वाले हैं, साथ में बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन देखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स होते हैं वो बात करेंगे, प्लस जो बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशंस हैं वो बात करेंगे। 15-16 मिनट का वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बात करूँ फ्लो डायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं सर। जब हम डायनेमिक्स की बात करते हैं तो फ्लो डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो सर यहाँ जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स में मोशन की जगह हम फोर्सेस को स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? फोर्सेस की। मतलब जो भी हमारे मोशन पैरामीटर्स हैं उसमें फोर्सेस की स्टडी करते हैं। और जो हमारा फ्लूइड एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट, उसके ऊपर जनरली प्रेशर फोर्स एक्ट करता है, ग्रेविटी फोर्स एक्ट करता है और विस्कस फोर्स एक्ट करता है। जब तीनों फोर्सेस का हम कंसीडरेशन करते हैं अपने इक्वेशन को सॉल्व करते समय या एनालिसिस करते हैं, जब एनालिसिस करते हैं तीनों फोर्सेस की, इसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, इस इक्वेशन के थ्रू हम तीनों फोर्सेस का कंसीडरेशन करते हैं। अगर हमारे पास विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट मान लेते हैं, इफ विस्कस फोर्सेस इज नेग्लिजिबल, एफ वी को हमने क्या कर दिया सर? नेग्लेक्ट कर दिया। अगर विस्कस फोर्सेस नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो इक्वेशन बनती है इसमें सिर्फ कौन कौन से फोर्स बचेंगे सर? प्रेशर फोर्स बचेगा और ग्रेविटी फोर्स बचेगा। जब इन दोनों फोर्सेस का कंसीडरेशन करते हैं तो बोलते हैं आयलर्स इक्वेशन। तो हम पहले आयलर्स इक्वेशन समझेंगे थोड़ा सा। आयलर्स इक्वेशन समझने के बाद उसी की हेल्प से हम बर्नौली इक्वेशन को डेराइव करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम। अब हम बात करने वाले हैं आयलर्स इक्वेशन की। सर आयलर्स इक्वेशन क्या है? पहले इसका सिंपल डेरिवेशन देखने से पहले छोटे से अजम्पशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम अजम्पशंस की बात करते हैं। सर अजम्पशंस क्या है? सिर्फ दो ही अजम्पशंस हैं इसमें आयलर्स इक्वेशन के। क्या पहला अजम्पशन है कि सर जो हमारा फ्लूइड होना चाहिए, दैट इज जो फ्लूइड होना चाहिए दैट इज नॉन विस्कस। फ्लूइड इज नॉन विस्कस, एक ये अजम्पशन लेके चलते हैं नॉन विस्कस। और दूसरा नॉन विस्कस, दूसरा अजम्पशन होता है फ्लो इज अलोंग स्ट्रीमलाइन। फ्लो इज अलोंग स्ट्रीमलाइन, अलोंग स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन वो लाइन होती है जिसके अलोंग हमारी वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन नजर आता है, इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, आयलर्स इक्वेशन को ड्राइव करते समय हम ये दो अजम्पशंस ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? फ्लूइड इज नॉन विस्कस एंड द सेकंड इज अलोंग, फ्लो इज अलोंग या फ्लूइड इज अलोंग, फ्लो इज अलोंग स्ट्रीमलाइन। इसकी हम बात करते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई हमने एक स्ट्रीमलाइन के अलोंग, ये स्ट्रीमलाइन हमने कंसीडर किया ऐसे करके। ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन पर ना हमने एक एलिमेंट को कंसीडर किया, छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं कुछ ऐसे करके। लेट्स सपोज ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, यूनिफॉर्म एलिमेंट है। सपोज इस एलिमेंट पे इधर प्रेशर लग रहा है P, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P, और इस तरफ प्रेशर लग रहा है P प्लस कुछ एक्सचेंज होकर लग रहा है P प्लस dP। अच्छा, मैं प्रेशर फोर्स की जब बात करूंगा, सपोज ये एरिया अगर स्मॉल एरिया एलिमेंट का dA है, इधर स्मॉल एरिया का एलिमेंट dA है, तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स हो जाएगा P इंटू dA और यहाँ पे हो जाएगा P इंटू dA। ये हमारा प्रेशर फोर्स हो जाएगा। सर इस एलिमेंट की स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग जो लेंथ है मान लेते हैं द लेंथ इज ds, दिस इज द ds लेंथ। अगर ये ds लेंथ है, छोटे से एलिमेंट की ds लेंथ है और इसका एरिया कितना है सर? dA है, तो हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अच्छा सर, इस एलिमेंट का जो छोटा सा एलिमेंट है dA इंटू ds वॉल्यूम का, उसका कुछ मास होगा, कुछ वेट होगा। तो अगर मैं बोलूँ उसका वेट कितना होगा सर? वेट का फॉर्मूला होता है सर, वेट का फॉर्मूला होता है सिंपली डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सर मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो अपॉन इंटू वी। सर अगर वेट की बात करें तो m इंटू जी, मतलब ये हो जाएगा रो जी वी। अब वॉल्यूम कितना है सर? ये हमारा mg हमारा वेट है, तो mg हो जो w हो जाएगा दैट इक्वल्स टू रो जी इंटू वी। वी कितना है सर? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया है dA इंटू लेंथ कितना है ds। तो ये हमारे पास आ गया वेट। मतलब इस एलिमेंट पे जो वेट लग रहा होगा ऐसे करके w, ये वेट लग रहा होगा दैट इज रो जी dA इंटू ds। ठीक है, अच्छा हम क्या कंसीडर कर रहे हैं सर? इस जो स्ट्रीम लाइन है हमारी, इस स्ट्रीम लाइन से ये एंगल बना रहे हैं सपोज थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट W के। सर एक कंपोनेंट ये वाला होगा, देखो ध्यान से सर, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, एक अलोंग द स्ट्रीम लाइन होगा, एक परपेंडिकुलर स्ट्रीम लाइन। तो इधर हमारा W साइन कंपोनेंट आएगा और इधर W कॉस कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा, इधर साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो हम क्या करेंगे सर? W साइन थीटा हमें तो सिर्फ अलोंग द स्ट्रीम लाइन कंसीडर करना है, तो अलोंग द स्ट्रीम लाइन जो हमारा नेट फोर्स है उसको कंसीडर करेंगे। अलोंग द स्ट्रीम लाइन जो नेट फोर्स है उसको कंसीडर करेंगे एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है सर? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। हम ऐसे लिखते हैं किसके अलोंग? अलोंग स्ट्रीम लाइन। तो एस लिखा मैंने m इंटू as। as क्या है? सुनो
सर एएस क्या, एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रीम लाइन है। इस एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट होते हैं क्या सर, दो कंपोनेंट होते हैं। एक हमारा होता है कौन सा कंपोनेंट सर, एक कंपोनेंट हमारा होता है टेम्पोरल और एक होता है कन्वेक्टिव। कन्वेक्टिव एक होता है टेम्पोरल, जो टाइम के साथ चेंज होती है वेलोसिटी, उसको टेम्पोरल बोलते हैं। और कन्वेक्टिव होता है जब स्पेस के साथ चेंज होती है। तो जो भी वेलोसिटी का एक्सेलरेशन लिखेंगे सर, ये लिखते हैं v इंटू डी वी अपॉन में डी एस, ये हमारा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है। दूसरा होता है हमारे पास टाइम के साथ, दैट इज डी वी अपॉन में डी टी। तो ये दो एक्सेलरेशन हमारे पास लिखेंगे किसके सर, स्ट्रीम लाइन के अलग जो एक्सेलरेशन होगा। तो हम जब सेकेंड लॉ यूज करेंगे यहाँ पे, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, क्या फोर्स बराबर, तो फोर्स कितना है सर, एक P इंटू डी ए है, राइट साइड है तो P इंटू डी ए। अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है सर, ये वाला फोर्स है, P प्लस डी पी इंटू डी ए माइनस, अच्छा जो mg है, ये w है, वेट है, इसका कौन सा, ये वाला कौन, तो w cos थीटा मतलब हम लिख सकते हैं माइनस रो जी डी ए डी एस इंटू cos थीटा। दिस शुड बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है सर, अभी तो निकाला मास, ये रहा ना, मास है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ये वाला फॉर्मूला रो जी इंटू वॉल्यूम, सॉरी एम इंटू मास हमारे पास आएगा डब्ल्यू अपॉन जी, जी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा, भी एम लिखा रहने देते, इंटू एक्सेलरेशन कितना है सर, एक्सेलरेशन है वी डी वी प्लस डी एस प्लस डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी, ये हमारे पास आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसी क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है वो देख लो ध्यान से सर। इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, जब सिंप्लीफाई करेंगे, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ इसको, 1 सेकेंड, हाँ ध्यान से देखो, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करते हैं सर। पी डी एस, ये पी वाला टर्म कट जाएगा, बचेगा माइनस डी पी इंटू डी ए माइनस रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू मास। मास का फॉर्मूला यहाँ से निकालो सर, जी हटा देंगे, ये जी हट जाएगा तो यही तो मास बचेगा, जी इंटू मास बचेगा, मास बचेगा, वेट होता है एम इंटू जी, तो एम बचेगा रो इंटू डी ए, जी हट गया ना, यहाँ से जी हट गया, रो डी ए इंटू डी एस, डी ए इंटू डी एस इंटू ये वाला एक्सेलरेशन वाला पार्ट, ये लिखेंगे। अब इसमें से कुछ चीज़ें हमें दिखाई दे रही है सर, सीधे सीधे कट रही हैं क्या सर, डी ए मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, डी ए काट दीजिए, तो ये बचेगा माइनस डी पी माइनस रो जी डी एस कॉस थीटा, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस रो इंटू डी एस इंटू ये एक्सेलरेशन वाला बराबर 0 होना चाहिए सर, तीनों जगह माइनस हटा दोगे तो इक्वेशन बचेगी डी पी प्लस रो जी। अच्छा ये डी एस कॉस थीटा, इसको देखो ध्यान से सर, मैंने ये बोला ये डी एस लेंथ है, ये वाली डी एस लेंथ है, और ये एंगल जो वर्टिकल के साथ ये थीटा था, ये डी एस है, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हाइट डी जेड। तो थीटा के साथ डी एस कॉस थीटा क्या आ जाएगा सर, डी एस कॉस थीटा हो जाएगा डी जेड, जी जेड को बोलते हैं हाइट। तो इस डी एस कॉस थीटा को लिख सकते हैं डी जेड, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा रो इंटू डी एस इंटू सर ये वाला डी एस इंटू ब्रैकेट वाला टर्म, डी एस इंटू ब्रैकेट वाला टर्म, ब्रैकेट वाला टर्म क्या है वी इंटू डी वी अपॉन डी एस प्लस डी वी अपॉन डी टी, ये हमारे टर्म्स आ जाएगा इक्वल्स टू 0। जो ये इक्वेशन निकल के आती है, इसी इक्वेशन को बोलते हैं आयलर्स इक्वेशन, और इसी आयलर्स इक्वेशन का यूज करके हम बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ तक देख लीजिए, फिर इसके आगे बर्नौली इक्वेशन की बात करते हैं ना। जस्ट अभी हमने देखा dp प्लस रो जी डी जेड प्लस रो डी एस, ये हमारी का सर आयलर इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म में। इसी आयलर इक्वेशन से हम ड्राइव करने वाले हैं क्या, बर्नौली इक्वेशन। क्या ड्राइव करने वाले हैं, बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज इक्वेशन। सर बर्नौली इक्वेशन है क्या वो समझो पहले सर। इसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस याद रखने पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव में एसएससी जेईई के पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस आप लोग देख सकते हैं। अजम्पशंस जो होते हैं बेटा हमारे पास, जैसे सबसे पहला अजम्पशन हमने क्या बोला सर, हमने जो बात की वो किसकी बात की सर, नॉन विस्कस फ्लूइड की, मतलब जो फ्लो होगा कैसा होगा, नॉन विस्कस होगा। दूसरी कंडीशन फ्लो इज अलोंग स्ट्रीम लाइन, फ्लो इज अलोंग स्ट्रीम लाइन। ये हमने दो अजम्पशन देखे थे किसमें सर, आयलर्स इक्वेशन में, तो वो दोनों अजम्पशन यहाँ वैलिड होंगे। तीसरा अजम्पशन होता है स्टडी फ्लो, तीसरा अजम्पशन क्या होता है, स्टडी फ्लो, तीसरा अजम्पशन स्टडी फ्लो। एंड चौथा अजम्पशन होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। चौथा अजम्पशन क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। सर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या है कि सर इनकम्प्रेसिबल का डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आयलर्स इक्वेशन, जो आयलर्स इक्वेशन है इसी को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ क्या सर, स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो का मतलब है कि टाइम के साथ कोई वेरिएबल चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0। तो इक्वेशन बन जाएगी dp प्लस रो जी डी जेड प्लस रो डी एस, ये डी एस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डी एस से डी एस कट जाएगा, क्या बचेगा रो वी डी वी अपॉन में
ये बचेगा इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूँ, पूरी इक्वेशन को क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ, और डेंसिटी हमारी क्या है सर, कांस्टेंट, बिकॉज इनकम्प्रेसिबल है, तो इसका इंटीग्रेशन जो निकल के आएगा डीपी का आएगा p प्लस रो जी डी जेड का आएगा क्या, रो जी जेड प्लस इसका आएगा रो वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहां से अगर मैं रो से डिवाइड करूंगा तो मिलेगा पी अपॉन में रो प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जो ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हमारी क्या है, दिस इज द बर्नौली इक्वेशन, इसको बोलते हैं क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन। ये हमारी क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, इसी इक्वेशन को अगर मैं रो जी से डिवाइड करता तो इक्वेशन क्या आ जाती है सर, इसी को अगर रो से डिवाइड करता रो जी से तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती पी अपॉन में रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आज इक्वेशन कुछ इस तरह से। दोनों इक्वेशन में अंतर क्या है सर, ये जो क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन क्या है सर, एनर्जी पर यूनिट मास है। यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे जो टर्म्स है वो क्या, एनर्जी पर यूनिट वेट है, पर यूनिट वेट। वेट का मतलब क्या है, देखो ध्यान से सर, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी को एक टर्म को लेते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये एनर्जी है। अगर इसको मास से डिवाइड करोगे तो m से m कट जाएगा, तो क्या बचेगा v स्क्वायर बाई 2। ये जो v स्क्वायर है तो एनर्जी पर यूनिट मास है। अगर मैं इसकी बात करूं v स्क्वायर को, जो हाफ एम वी स्क्वायर है, इसको हम वेट से डिवाइड करते हैं, वेट मिला mg से, तो m से m कट जाएगा, क्या बचेगा v स्क्वायर बाई 2g। तो जो v स्क्वायर बाई 2g ये क्या है सर, एनर्जी पर यूनिट वेट। तो पहले वाले इक्वेशन में जितने टर्म्स है वो एनर्जी पर यूनिट मास है, सेकंड वाली इक्वेशन में क्या एनर्जी पर यूनिट वेट है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या हमारी बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं सर बर्नौली थ्योरम की जो बात है, तो बर्नौली थ्योरम क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बर्नौली थ्योरम। अभी हमने बर्नौली इक्वेशन की डेरिवेशन की, ये हम बर्नौली थ्योरम की बात करते हैं। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है सर, बर्नौली थ्योरम के बारे में बात करते हैं। बर्नौली थ्योरम कहती है आपके पास क्या सर, किसी भी पाइप में, किसी भी फ्लो में हमारे पास जो एनर्जी होगी दैट इज P प्लस रो जी, दैट इज प्रेशर हेड, काइनेटिक एनर्जी V स्क्वायर बाई 2g प्लस पोटेंशियल एरिया डेटम एट Z, दैट शुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब इन तीनों एनर्जी का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर मैं ये बोलूँ इन तीनों एनर्जी का सम क्या है सर, कांस्टेंट। जैसे मान लो ये 50 ले लो, ये 30 ले लो, ये 20 ले लो, लेट्स सपोज कुछ हमने एग्जाम किया, तो टोटल समीशन कितना है 100 है। अगर मैं किसी पाइप की बात कर रहा हूं तो सपोज सेक्शन 1 ये, सेक्शन 2 ये है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 100 यूनिट टोटल एनर्जी, तो यहाँ भी क्या होगी 100 होगी, यहाँ 100 तो यहाँ भी 100, बस चेंज क्या होगा, यहाँ पे ये 50 है, हो सकता है यहाँ पे ये 40 रह जाए, ये 20 रह जाए, 40 और 20 कितना हो गया सर 60, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो अभी भी सम देखो 100 है, ऊपर भी सम क्या है 100। तो इस कहने का मतलब क्या है सर, एनर्जी ऑफ द सिस्टम और एनर्जी एट द इनलेट और एग्जिट शुड बी कांस्टेंट। एनर्जी हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बर्नौली थ्योरम के तहत जो वेरियस हेड्स हैं, मतलब जो हमने ये टर्म लिखे हैं इनको बोलते हैं हेड्स। तो जो हेड्स हैं इनके बारे में बात करते हैं, वेरियस हेड्स इन बर्नौली इक्वेशन। सर कौन कौन से हेड होते हैं, बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले होता है प्रेशर हेड, द फर्स्ट वन इज प्रेशर हेड। प्रेशर हेड का मतलब क्या है, हेड का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ हाइट और मीटर के बारे में बात करने वाले हैं। सर जो प्रेशर हेड वो क्या होता है समझना सर, किसी भी पाइपलाइन में, किसी भी पाइप में मान लो यहाँ से फ्लूइड जा रहा है, इसके अंदर कुछ प्रेशर होगा, मान लो यहाँ का प्रेशर हमें मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ हाइट, तो यहाँ पे एक पीजोमीटर कनेक्ट करेंगे। ये पीजोमीटर क्या करेगा सर, जो भी इसमें से फ्लूइड जाएगा वो धीरे धीरे यहाँ पे अपनी हाइट को राइज करेगा। तो कितना राइज होगा, मान लेते हैं h हाइट राइज हो गया, तो ये h निकालना है। यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर P है, तो अगर मैं बोलूँ गेज के टर्म्स में बात करूं तो PATM क्या आ जाएगा गेज के टर्म्स में सर, 0 होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज के टर्म्स में, तो ये 0, तो 0 प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रो जी एच इक्वल टू क्या होना चाहिए, P के बराबर। तो P कितना आ गया सर, रो जी एच। अच्छा रो जी से डिवाइड करूं तो प्रेशर अपॉन में रो जी क्या बचा सर, ये H बचा। ये H क्या है सर, यही हाइट है। तो जो भी प्रेशर होगा इन टर्म्स ऑफ हाइट जो मेजर करते हैं, इसी हाइट को क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। दूसरा टर्म आता है हमारे पास डेटम है, सॉरी पोटेंशियल हेड। दूसरा आता है काइनेटिक हेड, द सेकंड इज काइनेटिक हेड, दैट इज काइनेटिक हेड। काइनेटिक हेड क्या है वो समझो सर, काइनेटिक हेड को भी हम h से ही दिखा रहे हैं, समझना, हेड मतलब हाइट। सर क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा हमने लिखा है 2g, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिख रहे हैं v स्क्वायर बाई 2g, इसकी बात करनी है हमें, तो v स्क्वायर बाई 2g। सर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसकी बात करते हैं। सर ध्यान सुनना, मान लेते हैं कि सर
यहाँ पे कोई फ्लूइड पार्टिकल हवा से छोड़ा u इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी से, और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे वेलोसिटी होगी v, हमें v वेलोसिटी अचीव करनी है, कितनी, 0 से v वेलोसिटी अचीव करनी है, तो मेरे को कितनी हाइट से इसको छोड़ना पड़ेगा। सर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एनर्जी क्या है सर, पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे क्या है सर, काइनेटिक एनर्जी, तो यूज कर लेते हैं mgh बराबर इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो m से m कट जाएगा, तो यहाँ से v स्क्वायर क्या मिलेगा 2gh, तो यहाँ से v मिल जाएगा अंडर रूट 2gh। अच्छा यहाँ से क्या मिला, v स्क्वायर बाई 2g कितना आ गया सर, यही तो h है, देखो v स्क्वायर बाई 2g, तो h कितना आया v स्क्वायर बाई 2g, इसी v स्क्वायर बाई 2g को हम h बोल रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्या, काइनेटिक हेड। मतलब सर कितनी हाइट चाहिए मेरे को v वेलोसिटी अचीव करने के लिए, किसी फ्लूइड को कितनी हाइट से हम छोड़े सच दैट वो कितनी हाइट से छोड़े सच दैट इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v हो जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड। एंड लास्ट हेड बचता है दैट इज डेटम हेड। डेटम हेड, डेटम हेड क्या है समझो सर, डेटम हेड होता है जिसको हम पोटेंशियल हेड भी बोलते हैं, डेटम हेड होता है जैसे mgh लिखा, इसको हम जब mg से डिवाइड करते हैं तो h मिलता है, इसी h को हमने किससे दिखाया, z से, किससे दिखाया, z से हाइट के टर्म्स में। तो मान लो किसी भी पाइपलाइन की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो सर किसी भी रेफरेंस से, इसको रेफरेंस बोलते हैं डेटम, रेफरेंस लाइन से वो जो इनलेट का पाइप है, एंट्री एग्जिट जो भी हमारे पास है, इनलेट एंट्री, उसकी जो हाइट है, इसी हाइट को हम पोटेंशियल हेड या डेटम हेड बोलते हैं, Z1 Z2 से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अच्छा ये हमने लिखा डेटम हेड, ये तीनों हमारे हेड हो गए। फिर क्वेश्चन आता है कि सर जो बर्नौली इक्वेशन है इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशंस में हमारे पास बर्नौली की आती हैं क्या सर, 3 एप्लीकेशन आती है, एक होता है वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर इज द एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, एप्लीकेशन किसका है, बर्नौली इक्वेशन का। दूसरा होता है ऑरिफिस मीटर, ऑरिफिस मीटर, एंड थर्ड में जो पढ़ना है दैट इज पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब, इसको रीड करते हैं बेटा हम पीटर ट्यूब करके, पी टॉय ट्यूब, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है पिटोट ट्यूब, एक्चुअली पिटोट हम बोलते रहते हैं बट ये होता है पीटर ट्यूब। तीनों का एप्लीकेशन क्या है सर, वेंचुरीमीटर हमारा डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज होता है, डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए, ऑरिफिस मीटर भी हमारा डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज होता है, जबकि पिटोट ट्यूब हमारा वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन है एईओजी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, वेंचुरीमीटर का यूज या पिटोट ट्यूब का यूज किस लिए करते हैं, डिस्चार्ज मेजरमेंट, वेलोसिटी मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट, इस तरह के आपके ऑप्शंस बनते हैं, तो डायरेक्टली याद रखना है। अच्छा यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली वेंचुरीमीटर क्या है, ऑरिफिस मीटर क्या है, पिटोट ट्यूब, इनकी कंप्लीट डिटेलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लगा है, वीडियो को पसंद आए तो आप ठीक है, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक